यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर आस्किंग। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा, सैलरी चैप्टर का वापस से मैंने फाइल खोल के रखा है, क्योंकि कल आपके दोस्तों का पेपर हुआ। कल है ना, 17 सितंबर को टैक्स का पेपर हुआ। तो जो कि मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। उसमें सैलरी पे क्वेश्चन आया, तो वो क्वेश्चन हम लोग अभी साथ में कर लेते हैं, है ना। डरते क्या अपन किसी के पिताजी से। सो ये टैक्स का पेपर मैंने आपको सेंड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें से अभी अभी हम लोग सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द पेपर, इन द सेंस दैट पार्ट 1 इज द एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू पार्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है शायद, ये पार्ट 2 है। इसमें सेक्शन ए इज इनकम टैक्स एंड एज एक्सपेक्टेड मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। पहले पहला क्वेश्चन टोटल इनकम का क्वेश्चन है, जिसमें ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम दोनों से सॉल्व करना है, एंड विच रिजिम इज बेटर। तो ये क्वेश्चन है अराउंड 2.5 पेज का। ओके, तो रहता है टोटल इनकम का क्वेश्चन, इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी सारी रहती है, इनका फॉन्ट साइज भी बड़ा रहता है, तो 2.5 पेज का क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं। अपने बुक में ही आधे पेज में आ जाता है। सो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। एंड देन उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना होता है, जो कि 10-10 मार्क्स के रहते हैं। सो 10 मार्क्स का ब्रेकअप रहता है, जैसे कि देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 4+6 है, मतलब 10। जैसा आपको बताया था पैटर्न सिमिलर है, नथिंग न्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ए एंड बी, 6+4 है, अगेन 10। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी ए बी 6+4 है, और उसके बी वाले में ऑप्शन है, बी के या तो पहले 1 2 सॉल्व करो, या तो बी का बी पार्ट सॉल्व करो। ओके, तो मतलब कि सेकंड उसमें जो ऑप्शन ऐसा। तो दैट इज 35 मार्क्स ऑफ इनकम टैक्स। 10 मार्क्स के 3 में से 2 करना है, मतलब कितने मिल गए, 20 मार्क्स। और पहला क्वेश्चन 15 मार्क का, कितने मिल गए, नहीं कितने मार्क्स का गिन लिया, मिल गए कितने वो तो पता चलेगा। और सिमिलरली जीएसटी का। अब जीएसटी में ऐसा है कि जो पहला क्वेश्चन है वो रहता है 15 मार्क का, बट उसमें भी उन्होंने सब पार्ट्स कर दिया, 5A एंड 5B, 10+5 15, ये कंपलसरी है। उसके बाद में 6, 7, 8 में से कोई भी 2 करना है, 10-10 मार्क्स के। अब उसके भी सब पार्ट्स हैं। 6 में है 5+2+3, 10। 7 में है 5+5, 10। 8 में है, देखिए ऐसा, 5+ आइदर ये B1 B2 कर लो, या तो सेकेंड पार्ट ऑफ द बी करो, 5+5 10। समझ रहे? दिस इज 35 मोर मार्क्स, एंड 30 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर रहेगा। अगर वो आता है पब्लिक डोमेन में आपके पास, तो आप मुझे भेजना, अपन उसमें से अपने काम के कुछ एमसीक्यूज है अभी तक जो पढ़ा है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अपन लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ा है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है इसमें, और एक सैलरीज के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है। तो वो 2 क्वेश्चन हम लोग अभी कर ही सकते हैं। एटलीस्ट इनकम टैक्स का जो जितने क्वेश्चन है उसमें से हम लोग 10 मार्क्स का तो अभी कर ही सकते हैं, तो एट दिस स्टेज। सो देर इज दिस क्वेश्चन नंबर 2A, एंड एज आई टोल्ड यू इन द चैप्टर कि मोस्टली क्वेश्चन नंबर 2 में ही आता है रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड एज एक्सपेक्टेड आया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 का बी पार्ट इज बेस्ड ऑन टीडीएस टीसीएस, जो भी अगेन एक्सपेक्टेड ही रहता है, फॉर 6 मार्क्स आया ये बी पार्ट। तो ये तो ऑब्वियसली हमारे 15th नंबर के चैप्टर में बाद में अप्लाई होगा, तो तब का तब देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व करते हैं। इट कैन बी कंप्लीटली डन। थोड़ा सा इसमें अदर सोर्सेस का नॉलेज आपको अप्लाई करना है, जो मैं आपको बता दूंगा पहले से। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। मिस्टर मदन, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड करता। सबसे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के पहले ये देख लेते कि चाहते क्या हो तुम। चाहते क्या है? डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर मदन एंड इज HUF, एंड कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मदन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, assuming he opted out of the default tax regime, means he is in the old regime। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप पेपर पलटाओगे तो ओल्ड रिजिम वाले ही हैं मोस्टली, जैसा हम लोग भी ओल्ड रिजिम के हिसाब से मोस्टली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी आपको बराबर पढ़ना है, एंड बहुत क्लियरली हर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ओल्ड रिजिम से करना है या न्यू रिजिम से, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। नाउ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, सो एज पर द ओल्ड रिजिम, एंड वैल्यू ऑफ $1 में भी टेकन है ₹70 ऐसा दिया है।
ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। आप मई 25 की तैयारी कर रहे हो, तो मई 25 एग्जाम ऑनवर्ड्स द ईयर एप्लीकेबल विल बी असेसमेंट ईयर 25-26। तो अपने को जो भी चीज कर रहे हैं हम लोग अभी प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए कर रहे हैं, अपने लिए +1 सोच करके करना है। प्रोविजन में कोई चेंज है तो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज तो सेम ही है। अब ये आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है मदन एचयूएफ का, एंड मदन का जीटीआई निकालना है। इज दैट ओके? दिस इज द क्वेश्चन, ओनली 4 मार्क्स। यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टू मच टाइम इन द एग्जाम। अभी तो मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। एग्जाम में 4 इंटू 1.8 7 समथिंग मिनट्स होता है, 7.2 मिनट्स, उतना ही टाइम आपको देना है, या मैक्सिमम 8 मिनट देना है इस क्वेश्चन को। ज्यादा टाइम दोगे तो दैट विल बी रॉन्ग कैलकुलेशन। तो देखिए क्या होता है, मिस्टर मदन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द कर्ता ऑफ एचयूएफ is employed in Messrs PCS Private Limited. He is drawing monthly salary of 65,500 in India. इंडिया में जॉब कर रहा है ये। On 1st June 2023, he purchased one residential house property in Mumbai for 18 lakh rupees in his individual capacity. मतलब एचयूएफ के लिए नहीं खरीदा, खुद के भी आप पे खरीदा। कितने रुपए की प्रॉपर्टी? 18 lakhs की 1st जून को। The market value of the property is rupees 32 lakhs and the value for the purpose of charging stamp duty is rupees 23 lakhs. अब ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और परचेस कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उस पे टैक्स लगता है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इट इज योर प्रॉपर्टी रिसीव फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो मानते हैं कि आपको गिफ्ट मिला है, इसमें मार्केट वैल्यू सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 23 लैक्स, और उसने कितने में खरीदा? 18 लैक्स में। तो डिफरेंस अमाउंट इज रुपीज 5 लाख। अब देर इज दिस सेक्शन 56 to 10 जो कि हम लोग अदर सोर्सेस चैप्टर में पढ़ने वाले, 8th वाले चैप्टर में, जिसमें लिखा है कि अगर गिफ्ट वाला, कि अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा, जहां पर दो चीजें देखते हैं, एक द डिफरेंस शुड बी मोर देन रुपीज 50,000 है, एंड ये बीच का इग्नोर करना, हाँ 5 लाख का डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस शुड बी मोर देन 10% ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन 18 लाख है, 18 लाख का 10% होता है 1,80,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो उससे भी ज्यादा है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। तो ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, दिस बिकम्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मदन। तो ये उनकी इनकम है, एंड इंडिया की प्रॉपर्टी, इंडियन इनकम है, क्लियर। मुंबई आगे लिखा है, तो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन। ऑन 31st August 2023 he was transferred to the branch office of Messrs PCS Private Limited in USA। अब यूएसए में ट्रांसफर हो गया ये कंपनी के यूएस ऑफिस में, एंड ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1st September। तब अब ये इंडिया 1st अप्रैल से हम गिन सकते, 1st अप्रैल से लेकर के 1st सितंबर था, 1st सितंबर गिनेंगे इंडिया में, राइट। उसके बाद वो यूएसए चला गया। द ओवरसीज ब्रांच, मतलब यूएसए की ब्रांच, पेड हिम अ सैलरी ऑफ $2,500 पर मंथ इन यूएसए। अब वहां पर सैलरी मिल गई $2,500। ना 70 रुपीज एक्सचेंज रेट दिया है क्वेश्चन के एंड में, 1,75,000 रुपीज पर मंथ। बट ही मैनेज्ड बिजनेस ऑफ एचयूएफ फ्रॉम यूएसए व्हेन ही वाज नॉट इन इंडिया। मतलब एचयूएफ का भी कुछ बिजनेस है जो कि जब वो इंडिया में नहीं है तब वो यूएसए से मैनेज कर रहा है। अब एचयूएफ के स्टेटस के लिए हम लोग क्या बात कर चुके हैं, पहले कर्ता का नहीं देखते हैं, पहले देखते कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एचयूएफ के बिजनेस का कहां से हो रहा है। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स आर पार्टली फ्रॉम इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड, तो फिर उसको हम लोग रेसिडेंट मानते हैं। तो अब यहां पर ये वर्डिंग्स का क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे आप कि पार्टली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बिकॉज व्हेन ही वाज नॉट इन इंडिया वहां से मैनेज कर रहे हैं, बट व्हेन ही वाज इन इंडिया मींस ही वाज मैनेजिंग इट फ्रॉम विद इन इंडिया। दैट इज assumption clearly, so therefore HUF will be deemed to be a resident। अब HUF NOR होगा कि ROR होगा, तो उसके लिए हमको कर्ता का स्टेटस देखना है, कर्ता के पिछले 10 साल और 7 साल का हमको स्टे देखना है, वो देखते हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आगे लिखा है, he had also gone out of India for 99 days and 201 days in previous years। पिछले 2 सालों का डेटा दिया है, हम 23-24 में है, इन्होंने 22-23 और 21-22 का बोला है, इतने इतने दिन के लिए बाहर गया था, मीन्स बाकी दिन तो इंडिया में था।
लाइक 22-23 में ओनली 99 डेज इंडिया के बाहर था आउट ऑफ 365 डेज, मतलब 264 डेज इंडिया में था। तो क्लियरली 22-23 में ही वॉज अ रेसिडेंट मोर देन 182 डेज के हिसाब से। और दूसरी बात 21-22 में लेस देन 182 है इंडिया में, है ना, 163 64 यस। तो लिख ठीक है, इस दिन रेसिडेंट, इस साल में रेसिडेंट नहीं है, लेकिन ही हैड नेवर गॉन आउट ऑफ इंडिया प्रायर टू दैट, मतलब इसके पहले तो रेसिडेंट था ही था। कब? 2020-21 में, 19-20 में, 18-19 में एंड सो ऑन। सो देयरफॉर क्लियरली पिछले 10 में से एटलीस्ट 2 साल वो रेसिडेंट था, एंड पिछले 7 साल में से एटलीस्ट 730 डेज उसका स्टे इंडिया में था। तो एटलीस्ट वी कैन कमेंट दैट ही इज द HUF इज अ ROR। HUF का स्टेटस तो क्लियर है। अभी वो पर्सन का स्टेटस अभी भी निकाले नहीं हमने, क्योंकि देखना है, लेकिन HUF का स्टेटस तो क्लियर हो गया। HUF इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, सो एंटायर इनकम ऑफ द HUF विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। वैसे HUF की इनकम के बारे में कुछ लिखा नहीं यहां तक। He visited India from 1st January 24 to 15th January 24 for training on a project and received 15 days salary in India as per his Indian monthly salary before being transferred. Okay. अब इसको 15 दिन की सैलरी मिली इंडिया में, ये 15 दिन में, लेकिन इंडिया के मंथली सैलरी के हिसाब से मिली। वैसे तो वो यूएस में काम कर रहा है, कब से? 1 सितंबर से, लेकिन उसको 15 दिन की सैलरी इंडिया में मिली एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। इंडियन स्टैंडर्ड सैलरी कितनी थी? सिर्फ 65,500। उसका 15 दिन के हिसाब से डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, 32,750 मिली। तो ये भी इंडियन इनकम मानी जाएगी। अब यहां पर आप एक्सेप्शन नहीं लगा सकते। सेक्शन 10 हम लोग ने 10(4) में देखा था, एक 10(4) या 10(6) में था कि हाँ 90 डेज वाला, लेकिन वो सिर्फ नॉन रेसिडेंट या नॉन सिटीजन के लिए था। इज एन इंडियन सिटीजन हु इज कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, तो वो तो उसी साल में आ रहा है, तो यहाँ पर वो वाला एक्सेप्शन तो नहीं लगा सकते। और दूसरी बात, यहाँ पर वो इसी साल इंडिया छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉरेन जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए आपको बेसिक कंडीशंस अगर याद होगी तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन में कितना देखना है? 182 डेज। पहले वही सेटिस्फाई हो रही कि नहीं देख लो। देखो 14 से 19 और उसके बाद में 15 जनवरी से लेकर के, सॉरी 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी, तो ये सब इसी साल का है ना। तो बताइए 1 जनवरी 24 से लेकर 15 जनवरी, हाउ मच इज स्टे इन इंडिया? टोटल मिला के बता रहे हो? ओके, वापस करो। अप्रैल का 30 दिन, मई का 31, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने हैं। 5 महीने में मई जुलाई अगस्त में 3 दिन एक्स्ट्रा, और ये एक दिन सितंबर का, तो 154 हो गया। सितंबर का भी गिनेंगे, आया क्या बराबर? और ये वाले 15 दिन गिनने का, तो टोटल आ गया 169 डेज। मीन्स ही इज नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट बेसिक कंडीशन एटलीस्ट। सो अब सेकंड बेसिक कंडीशन के बारे में देखते हैं, लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन जनरली क्या है बताइए? he should be in India for at least 60 days during the previous year and for at least 365 days in the preceding 4 previous year. पिछले 4 साल में तो 365 है ये, as you can see he did not leave India prior to the earlier 2 years। लेकिन एक्सेप्शन हो जाएगा, 60 की जगह 182 लिया जाएगा। 60 की जगह we will take 182 because this is not a case of an Indian citizen coming to India on a visit। तो 120 वाले को कंसिडर भी नहीं करना है, 120 वाले को कंसिडर भी मत करो। कंसिडर किस चीज को करना है? 182 वाले को। तो मींस इन द सेकंड बेसिक कंडीशन ही विल हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज एंड 365 डेज इन द लास्ट 4 years। तो 182 डेज हो गया, तो फिर तो फर्स्ट के हिसाब से बन जाएगा। तो एसेंशियली द सेकंड बेसिक कंडीशंस बिकम्स रिडंडेंट। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि दिस पर्सन इज not a resident, he is not in India for at least 182 days, so therefore Mr. Madan is a non-resident for the previous year 22-23, but still he is a non-resident, तो उसकी कुछ भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं रहेगी क्या? रहेगी ना। उसकी इंडियन सैलरी जो इंडिया में अक्रू हुई है, या ये वाली भी जो इंडिया में अक्रू हुई है, ये डॉलर टर्म्स में मिलती थी तो भी इंडिया में टैक्सेबल होती थी।
उसकी सिर्फ ये जो डॉलर वाली सैलरी है 1 सितंबर से नॉर्मली जो मिली अब्रॉड, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं रहेगी बिकॉज ही इज अ नॉन रेसिडेंट। समझ रहे हो? तो कन्वर्जन रेट का कोई यूज नहीं आया है सच। और और एक चीज लिखिए, His one of his friends, Mr. Rajiv, gifted him a sculpture in India on August 10th. The market value is 45,100. अब ये स्कल्पचर आता है हमारे मूवेबल प्रॉपर्टीज की लिस्ट में, जिसका गिफ्ट दिया तो टैक्स लगता है, बट द वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज लेस देन ₹50,000। अब हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी का अलग देखते हैं वैल्यूएशन, तो टैक्सेबल है 5 लाख का गैप, लेकिन ये 45,100 ये अलग है मूवेबल प्रॉपर्टी। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल only because the value is less than 50,000. Had this been more than 50,000, then the entire amount would have been taxable. तो समझ आया? पूरे क्वेश्चन को हम लोग ने डिकोड कर दिया। तो अभी इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर, ओके, मिस्टर मदन का सबसे पहले कर लो। मिस्टर मदन, ही इज एन इंडियन सिटीजन going abroad during the previous year for the purpose of employment. इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट ले जा रहा है, बराबर है? Therefore, he would be a resident only if his stay in India during the previous year is less greater than or equal to 182 days. In that case, सेकेंड कंडीशन में 60 की जगह 182 ही आ जाएगा। सो मैंने सिर्फ इतना लिखा, एंड नाउ ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। हमारा ईयर क्वेश्चन में जो दिया है 23-24 वाला पूछ रहे हैं, इज इक्वल टू 169 days, that is 1st April 23 to 1st September 23 and 1st Jan 24 to 15th Jan 24. Therefore he is a non-resident for assessment year 24-25. उसका हमने स्टेटस कैलकुलेट कर लिया, नॉन रेसिडेंट है। नाउ फॉर हिम ओनली इनकम्स accrued or received in India would be taxable because he is a non-resident. तब उसका इनकम का कैलकुलेशन क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग करेंगे सैलरी इनकम सबसे पहले, है ना? सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वाला ही लेंगे हम लोग, सैलरी रिसीव्ड और अर्नड इन इंडिया। यूएसए की सैलरी यूएस में ही मिल रही है, ऐसा हम लोग मानेंगे क्लियरली, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं लिखा है इंडियन अकाउंट में मिल रही वगैरह। सो सैलरी रिसीव्ड और अर्नड इन इंडिया। सो इसमें आता है सैलरी फॉर मंथ्स फ्रॉम अप्रैल अप टू अगस्त, 5 months, अप्रैल टू अगस्त, 65,500 इंटू 5 कितना होता है बोलिए? 3,27,500। और जनवरी 1st से 15th की भी सैलरी इंडिया में काम करने के लिए मिल रही है, तो दिस विल ऑल्सो बी सैलरी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। सो दिस विल बी ऑल्सो पेड एज पर इंडियन रेट ओनली। अगर ऐसा नहीं लिखा रहता था तो मैं यूएस की सैलरी का आधा महीने का देता था, लेकिन लिखा है तो कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है।
65,500 इंटू 1/2 या 30 15/31, आप 15/31 भी कर सकते हो, लेकिन 1/2 इज ऑल्सो ओके, क्योंकि टेक्निकली जनवरी में 31 डेज हैं, लेकिन इट इज ओके, 1/2 कर लिया तो ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। 32,750, तो ये हो गई उसकी सैलरी रिसीव्ड। टोटल कितना हो गया? 3,60,250। बट इस पे क्लोज नहीं कर देना मामले को, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, उसको भूलना नहीं। एंड ही इज ऑप्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अगर आपने ये इनकम ले लिया तो गलत हो जाएगा, दिस इज सैलरी रिसीव्ड, दिस विल बी कॉल्ड एज द ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a। ओल्ड रिजिम में अभी नए साल में भी 50,000 ही है, पिछले साल में भी 50,000 ही था, पिछले साल तो डिफॉल्ट रिजिम में भी 50,000 था। सो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये हो गया 3,10,250। दिस इज सैलरी इनकम फॉर मिस्टर मदन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ये तो एक चीज हो गई। और एक कौन सी इनकम लेंगे इनकी? 5 लाख वाली, है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी विच ही हैज एक्वायर्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, immovable property acquired for inadequate consideration where the stamp duty value is more than 110% of the consideration। कंसिडरेशन 18 लाख है, उसका 10% जोड़ देंगे तो 19,80,000 होता है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे भी ज्यादा है। सो द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10), ये सेक्शन में। सो ये गिफ्ट मानते, अज्यूमिंग कि ही हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी फ्रॉम नॉन रिलेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उसने किससे खरीदा है, उसने बस लिखा इन इज इंडिविजुअल कैपेसिटी एज परचेस्ड, तो नॉर्मल असम्पशन, क्योंकि रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो गिफ्ट नहीं मानते। सो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 लाख। इसमें मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है, 23 lakhs minus 18 lakh, that's it। And now his salary in USA will not be taxable at all in India in this case because he's a non-resident। Secondly, sculpture received as a gift is not taxable because the value is less than rupees 50,000, even if it is received in India, अगस्त महीने में इंडिया में मिल रहा है तो भी इट इज नॉट टैक्सेबल। तो उसके बारे में नोट लिखना है। और लेकिन इसकी इनकम तो इतनी हो गई, ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम ही पूछा था सिर्फ, तो दिस मच विल बी हिज ग्रॉस टोटल इनकम, रुपीज 8,10,250। आया समझ में आपको? ये हो गया मिस्टर मदन के बारे में। तो ये आंसर के 3 पार्ट्स हैं, एक मदन का रेसिडेंशियल स्टेटस का कैलकुलेशन, एक उसका इनकम जीटीआई तक का कैलकुलेशन, और फिर तीसरा, अच्छा इसमें 2 नोट्स लिख दोगे आप, यूएस सैलरी नॉट टैक्सेबल इन इंडिया एंड स्कल्पचर वैल्यू ऑफ स्कल्पचर इज लेस देन 50,000 देयरफॉर नॉट टैक्सेबल एज अ गिफ्ट। ठीक है, ये 2 चीजें एक्स्ट्रा नोट में आ जाएगी। यस, सेक्शन नहीं नहीं नहीं, सेक्शन 9 में क्या था कि उसमें वो डिमिफिकेशन था कि अगर किसी रेसिडेंट ने, किसी भी पर्सन ने अगर किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को सम ऑफ मनी दिया है ग्रेटर देन 50,000 तो इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। लेकिन ये जो स्कल्पचर की मैं टैक्सेबिलिटी की बात कर रहा हूँ वो सेक्शन 56(2)(10) के हिसाब से जनरली है। कोई भी पर्सन को, आपको, आप पूरे साल इंडिया में हो, आपको आपका कोई फ्रेंड इंडिया में एक स्कल्पचर देता है जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है, तो वो आपके हाथ में पूरी वैल्यू टैक्सेबल हो जाती है। वो हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, बट जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं है वो टैक्सेबल ही नहीं होता है। हाँ, 2 अलग अलग स्कल्पचर मिले 2 अलग अलग दोस्तों से 30,000 रुपए के, तो भी ऐड करेंगे, ये केस में ऐड नहीं कर रहे क्योंकि एक ही है। और दूसरा जो एसेट मिला है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो अलग चलता है। ठीक है, सो 8,10,250 रुपीज। अब इसमें एक और चीज क्या कमेंट करना है हमको, देखो 4 मार्क लिए कितनी मेहनत है। सो मैंने आपको बोला था हर बार पेपर मई 2024 के जैसा इजी नहीं आता है, तो मैंने बाकी पूरे क्वेश्चंस को तो एनालाइज नहीं किया अभी, लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी है डुएबल लेकिन लेंदी है। देखो 4 मार्क के लिए, 6 मार्क के 4 मार्क है, सिर्फ 4 मार्क के लिए इतना करना है। और फिर क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। ओके, द बिजनेस ऑफ एचयूएफ
is transacted or is controlled and managed partly from India and partly from USA. Therefore, HUF का status is a resident of India for the previous year 23-24. HUF resident तो है, but then we will see if he is a resident, then we have to see additional conditions for karta. Now for karta, Mr. Madan, क्या कंडीशन है कि his stay in India during last 7 previous years is greater than 730 days. ओके okay? आपको एग्जैक्ट काउंट करके लिखने की जरूरत नहीं है ना, ग्रेटर तो है ही. एंड ही इज अ रेसिडेंट इन more than or equal to 2 previous years out of last 10 previous years. है ना, एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 21-22, previous year 20-21, 29-20 एज पर द गिवन डेटा. 22-23 को छोड़ दो क्योंकि उस साल उसका स्टे था थोड़ा सा कम. वैसे तो 22-23 में भी वो रेसिडेंट था. क्यों? 60 डेज वाली कंडीशन के हिसाब से 22-23 में भी था ना. कितना आ रहा था आपका 22-23 में, सॉरी 22-23 में तो 99 डेज ही बाहर था. 21-22 में भी रेसिडेंट था एक्चुअली, क्योंकि वो कितना है मोर देन 60 डेज का स्टे है इस साल 21-22 में, एंड मोर देन 365 डेज इसके पहले के 4 साल में था. उसमें कोई डाउट ही नहीं. Therefore, he was actually a resident in all of the last 10 years before this particular year. So, more than or equal to 2 तो है ही है. Therefore, HUF is additional conditions are being satisfied. Both above conditions are being satisfied. Therefore, the HUF is a resident and ordinarily resident of India for previous year 23-24, या आप लिख सकते हो assessment year 24-25. This is the answer. बोलिए कोई कंफ्यूजन है आपको इसमें? तो सिर्फ 4 मार्क के लिए 3 अलग अलग चीजें करना है. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन इज इनकम, उसमें भी कंसिडर करना है 3 पार्ट्स इनकम में. इंडियन सैलरी, फॉरेन सैलरी, ये एक चीज हो गई. देन गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो एक पार्ट. फिर ये तीसरा पार्ट. तो that makes the paper lengthy. Same question I personally feel should have been asked for at least 6 marks, at least 6 मार्क, 2-2 मार्क के 3 सेक्शंस, लेकिन इन्होंने सिर्फ 4 मार्क का पूछा. सो दे हैव टू फिट इन. तो ये ठीक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं. समझा आपको? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2A, 4 मार्क्स का ओनली. देन क्वेश्चन नंबर 3A जो है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन टैक्सेबल सैलरी, सैलरी इनकम, जो हमने चैप्टर रिसेंटली कंप्लीट किया. हम पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते, कोई इसमें डाउट ही नहीं. एंड उसके बाद में 3B इज बेस्ड ऑन कैपिटल गेन्स, तो बेस्ड ऑन अनदर चैप्टर. देन 4A इज बेस्ड ऑन क्लबिंग ऑफ इनकम्स एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, कंबाइंड है. चैप्टर 9 और 10 का नॉलेज इसमें अप्लाई होगा. देन आगे के जो चैप्टर्स हैं, वो आगे के जो क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर्स पे बेस्ड है. बिजनेस एक्सपेंडिचर के बारे में, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर बेस्ड है. वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है. एंड दैट्स इट. मतलब कुछ कुछ चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछा भी नहीं है. हाउस प्रॉपर्टी से तो इधर कुछ मुझे दिख नहीं रहा है. हो सकता है कि पहले क्वेश्चन में कुछ होगा, उसमें है रेंट वगैरह है ना. देखो, लेट आउट फर्स्ट फ्लोर,
तो ऐसा नहीं कि चैप्टर को छोड़ ही सकते, बिकॉज अभी भी हमारे पास में 70% पेपर ही है, 30% एमसीक्यूज था ना, उसमें क्या पूछा, कौन से चैप्टर से पूछा वो भी नहीं पता. सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी चैप्टर फॉर एग्जाम्स. लेकिन ये मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चंस आए हैं, एज सच कोई सरप्राइज नहीं. तो देखिए 3A सैलरी वाला क्वेश्चन है. Required to compute the taxable salary income of Mr. Radhe for the assessment year 24-25, assuming that he has opted out of the default tax regime. तो मतलब कि ओल्ड regime के हिसाब से करना है. Let us start. 3A. The particulars given below are of Mr. Radhe's income, age 47 years, posted in a private company in Delhi for the previous year 23-24. आपको लिखा है basic pay 35,000 per month till January 31st and 40,000 per month from February. तो फिर मतलब कि कितने महीनों के लिए 35,000 लेंगे, 10 महीने के लिए, और 2 महीने के लिए 40,000 लेंगे. सही है. 3,50,000 प्लस 80,000, 4,30,000. ये हो गया बेसिक सैलरी. डियरनेस अलाउंस इज 30% ऑफ बेसिक सैलरी एंड लिखा है 54% ऑफ डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. 54% ऑफ डीए. तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, 54% पहली बार मैं कोई क्वेश्चन में देख रहा हूं ऐसा आंकड़ा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. डीए तो टोटल टैक्सेबल है, लेकिन उसमें से फिर आगे के कैलकुलेशन में हमको उसका उत्तर प्रोपोर्शन लेना है. लीव एनकैशमेंट फॉर प्रीवियस ईयर 23-24. नाउ क्या होगा इसका, फुल्ली टैक्सेबल बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. पढ़ा है हमने, लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट के वक्त मिला तो ही सेक्शन 10(10)AA के अंतर्गत एग्जेम्पशन होता है. दिस इज फुल्ली टैक्सेबल. ही रिसीव्ड द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 इन एडवांस. अप्रैल 2024 की सैलरी एडवांस में मिल गई 31 मार्च को, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी अभी. yes, salary is taxable on the basis of due or received whichever is earlier. Also he received an arrear salary for the month of March 2023 on the same day. पिछले साल की मार्च की सैलरी अभी मिल रही है 31 मार्च 2024 को, तो ये तो तब टैक्स हो गई होगी, है ना. ऐसा मानना ठीक नहीं है कि तब टैक्स नहीं हुई होगी. सो देयरफॉर इट विल नॉट बी टैक्सेबल अगेन. अगर आप ऐसा अजम्पशन लिखते हो, इफ इट वाज नॉट टैक्स्ड अर्लियर ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर वो अब टैक्सेबल रहेगी, है ना. और उसमें फिर सेक्शन 89 का रिलीफ वगैरह, लेकिन अभी वो सब नहीं, उसका डेटा नहीं दिया हमको. तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो सैलरी है ये मार्च 23 में ड्यू के बेसिस पर टैक्सेबल हो चुकी है, तो अभी रिसीव के बेसिस पर दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी. फिर लिखा है मेन जो चीज है रिगार्डिंग रेंट फ्री अकोमोडेशन, और लास्ट ईयर इसमें अमेंडमेंट आया था 1 सितंबर से. तो मैं आपको अभी सॉल्व करते वक्त पहले लास्ट ईयर के प्रोविजंस के हिसाब से करवाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपके असेसमेंट ईयर के लिए आपको क्या अलग अलग करना है, क्या चेंज करना है उसमें. His employer gave him a rent-free accommodation, fully furnished accommodation in Delhi. Delhi, Delhi, Delhi. बड़ी सिटी है ना, पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन, पहले 25 lakhs देखते थे, अब 40 lakhs देखते हैं नए सेंसस के हिसाब से. और फ्रॉम 1/4/2019 दिस हाउस इज ओन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर. ये रेंट फ्री अकोमोडेशन है, हाउस रेंट अलाउंस नहीं है, तो 50% 40% मत सोचो, ठीक है. अब यहां पर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया अकोमोडेशन, तो वी हैव टू टेक अ परसेंटेज ऑफ सैलरी. आपके ईयर के हिसाब से 10%, इनके में सितंबर के पहले 15% था, 1 सितंबर से 10%, तो उनको वो अमेंडमेंट था उनके साल के लिए एप्लीकेबल, और पूछ भी लिया उस पे एग्जाम में. अब जो बच्चों को डेट याद है वो कर पाएंगे, नहीं तो फिर आंसर में गड़बड़ हो जाएगी. दिस हाउस इज ओन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920. द परक्विजिट वैल्यू 1920 का परक्विजिट वैल्यू दिया है 39,000, और नीचे आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस भी दिया है 1920 का, 2021 और 23-24 का. हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24. 1920 का वैल्यू दिया है, ठीक है, 39,000. अब एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से संबंधित यहां पर एक पॉइंट हमने पढ़ा था, हाँ आपकी किताब के पॉइंट नंबर एच में था, रेंट फ्री अकोमोडेशन के आगे. लेकिन उसमें था कि अर्लियर प्रीवियस ईयर जो लेंगे हम लोग बेस में, दैट विल बी, पहले से देखना चाहिए, पहले दिया है, यस 1920 में दिया है, बट फॉर
दिस डेटा इज एक्चुअली नीडलेस, बिकॉज जो हम लोग बेस प्रीवियस ईयर लेते हैं ना, उसके बारे में हमने वहां पर पढ़ा है, इट हैज टू बी 23, 24 और एनी फर्दर ईयर whenever the accommodation is first given. It cannot be any year before 23, 24, क्योंकि अमेंडमेंट वाला प्रोविजन है, ये आया ही 23, 24 से, तो इसमें 19, 20 नहीं लेना है. वी डोंट हैव टू टेक 19, इसको कंपेयर करना गलत हो जाएगा. तो ये कई बच्चों ने अगर इसको यूज किया होगा तो ये कोई सेंस नहीं बनता है. इसलिए मैंने पिछली बैच में इन लोगों को पढ़ाते वक्त ये भी बताया था कि ये अमेंडमेंट आपके लिए यूजफुल नहीं है. किसी ने ज्यादा होशियारी मार के उसको अप्लाई किया होगा तो गलत हो गया. वो अमेंडमेंट यूजफुल नहीं था क्योंकि उनका पहला साल ही 23, 24 था जिसपे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ये यूजफुल अपने साल से हुआ. याद है मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, 23, 24 का अगर अकोमोडेशन वैल्यू इतना आया तो उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा करके निकालो. सो द एम्प्लॉयर ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम विद द फैसिलिटी ऑफ अ गार्डनर टू मेंटेन दिस हाउस. तो ये तो इसी पॉइंट में लिखा है, लेकिन ये ओवर एंड अबव द अकोमोडेशन हो गया. गार्डनर, सैलरी ऑफ द गार्डनर पेड बाय द एम्प्लॉयर वाज 1000 per month. So it is a facility given by the employer. It is taxable for only specified employees. Is he a specified employee? Yes. His salary is clearly more than 50,000 per annum. 1000 रुपए पर मंथ इंटू 12 months ये टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्विजिट. द फर्नीचर एंड अप्लायंसेस प्रोवाइडेड विद द हाउस वर बॉट बाय द एम्प्लॉयर, मीन्स ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एट एन एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ 1,50,000 ऑन 1/1/2020. एम्प्लॉयर ने खरीदा था 1.5 लाख रुपए में, तो इसका वैल्यू कैसे जोड़ने का? 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट, दैट्स इट. इसमें डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वरना आप शुरू हो जाओगे डिप्रिसिएशन लगाने का काम, ये सब कुछ नहीं. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स ऑफ 4,000 पर मंथ फॉर द सेड हाउस वर पेड बाय द एम्प्लॉयर. सो अगेन इट इज अ परक्विजिट. इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर. 4,000 पर मंथ फॉर 12 months, ये भी इंक्लूड हो जाएगा. तो ये एक्चुअल में सेपरेट परक्विजिट है रेंट फ्री अकोमोडेशन के अलावा. तो इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन ही सबसे लंबा काम है, जिसमें सैलरी का 10% या 15% लेना है हमको. अब सैलरी उसके लिए क्या क्या लेना है? बेसिक लेंगे ही लेंगे, डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला लेंगे. अब लीव एनकैशमेंट आ गया. लीव एनकैशमेंट क्या ये एक परक्विजिट होता है क्या? लीव एनकैशमेंट वैसे टैक्सेबल आइटम है, तो सैलरी में हम लोग लीव एनकैशमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे? इस सैलरी में मॉनिटरी है, मॉनिटरी नेचर का पेमेंट है, परक्विजिट नहीं है लीव एनकैशमेंट. इट इज जस्ट योर लीव बैलेंस. तो लीव एनकैशमेंट को लेंगे. ये देखिए आपके सैलरी चैप्टर में, ये देखिए वैल्यूएशन सैलरी में क्या क्या लेने का, पेज नंबर 4.9. एनी मॉनिटरी पेमेंट नॉट इन द नेचर ऑफ परक्विजिट, एग्जांपल लीव एनकैशमेंट, ओवर टाइम पेमेंट, एक्स ग्रेशिया आपकी नोट्स में मैंने दिया था. तो लीव एनकैशमेंट लेंगे हम लोग इस सैलरी में 10,000 रुपीज. सो ये एक कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन वाला पॉइंट ही लगा होगा. तो लेंगे लीव एनकैशमेंट. अप्रैल 2024 की सैलरी टैक्सेबिलिटी में तो लिया, लेकिन क्या इसमें लेंगे क्या? नहीं लेंगे. इसमें हम लोग सिर्फ उस पीरियड की अक्रूड सैलरी लेते हैं. देखो लिखा है ओनली सैलरी अक्रूड फॉर दैट पीरियड विल बी कंसीडर्ड. एडवांस सैलरी ऑफ अ पीरियड अदर देन द प्रीवियस ईयर इज नॉट कंसीडर्ड. हमारे ये अनसॉल्व क्वेश्चन में भी ऐसा ही था. अप्रैल की सैलरी अभी मिली थी लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया था. क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था, याद है क्या? और फिर आगे लिखा है एम्प्लॉयर ऑल्सो स्पेंड ₹50,000 ऑन अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर अपग्रेडिंग मिस्टर राधे स्किल्स. मिस्टर राधे के स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए एक कोर्स किया राधे ने, एम्प्लॉयर ने उसका खर्चा किया. तो इज इट अ परक्विजिट और नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल, क्योंकि एम्प्लॉय के ट्रेनिंग या रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जो पेमेंट करते हैं वो टैक्सेबल नहीं है. ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय, ये अपने हमारे एजुकेशन वाले पॉइंट में लिखा हुआ है. पेज नंबर 4.13 पे देखें, अमाउंट स्पेंट ऑन द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय और अमाउंट पेड फॉर रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स. वर्डिंग्स है बुक में कहीं ना कहीं, तो इसलिए बोलता हूं कि बुक मैंने आपके नोट्स में जो दिया उसमें सिर्फ ट्रेनिंग वर्ड लिखा है, बट उन्होंने रिफ्रेशर कोर्स वर्ड यूज कर लिया. तो यू शुड देयरफॉर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट वंस एट लीस्ट. तो नॉट टैक्सेबल. एंड देन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हिज वाइफ had been admitted in a notified hospital for treatment of her kidney disease. Notified hospital, IKC. Notified hospital is the key word. Hospital bills amounting to 3,50,000 were paid by the employer. So is it taxable? No.
proviso to section 17(2) because the hospital is approved by the chief commissioner. Okay, notified है, clearly लिखा है, means it is notified for the purposes of exemption in respect of such reimbursement. IKHC में कवर हो गया, नहीं लिखा रहता था, admitted in a private hospital बस इतना लिखा रहता था, then the whole amount would have been taxable. समझ रहे? So taxable salary निकालना है. So करते हैं हम लोग इसको. इसमें ये रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो नोट है वो थोड़ा बड़ा आएगा. अगेन ओनली 6 मार्क्स के लिए है, लंबा क्वेश्चन है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई पेपर तो बच्चों को टफ लगा होगा इन द सेंस दैट छूटा होगा कुछ कुछ. Computation of taxable salary. (24, 25 है. We are doing it as per the old tax regime as asked in the question. Optional tax regime बोल सकते हो इसको. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी इज चेंजिंग विथ इफेक्ट फ्रॉम फेब्रुवरी. सो हमने कैलकुलेट करके रख दिया है 35,000 फॉर द फर्स्ट 10 months and 40,000 for the last 2 months. 3,50,000 plus 80, 4,30,000. Dearness allowance is always fully taxable. क्वेश्चन में लिखा है डियरनेस अलाउंस इज हाउ मच परसेंटेज? 50%, सॉरी 30% ऑफ बेसिक. 30% ऑफ बेसिक कितना होता है? 4,30,000, 1,29,000. टैक्सेबल है ये पूरा, लेकिन आगे इंक्लूजन के वक्त हम लोग उसका 54% जैसा लिखा है वैसा लेंगे, ध्यान रखेंगे. देन थर्ड थिंग इज ये काम हो गया. डीए लीव एनकैशमेंट 10,000. लीव एनकैशमेंट को पूरा लेने का है. टैक्सेबल इज इफ रिसीव्ड बिफोर रिटायरमेंट. प्रायर टू रिटायरमेंट मिला तो ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल रहेगा. लीव एनकैशमेंट ये 10,000 पर मंथ नहीं है, देख लीजिए 10,000 लिखा हुआ है, नहीं तो ऐसे भी गलती हो सकती है. ही रिसीव्ड एडवांस सैलरी. एडवांस सैलरी इज ऑल्सो टैक्सेबल. एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल 2024 taxable on the basis of due or received whichever is earlier. अप्रैल 2024 में बेसिक सैलरी मिली. हमको ये नहीं बताया है क्लियरली कि अप्रैल 2024 का डीए भी मिला क्या, तो क्या मानेंगे हम लोग बताइए? सिर्फ बेसिक है ना. अज्यूमिंग दैट डीए ऑफ अप्रैल 2024 इज नॉट रिसीव्ड, ऐसा लिख दोगे तो सेफ हो जाओगे, है ना. तो अप्रैल 24 का बेसिक सैलरी कितना है? 35,000 है या 40 है? 40,000 है, क्योंकि फेब्रुवरी के बाद से सैलरी बढ़ गई थी. 40,000 is advance salary. It is taxable now because it is received on 31st of March. Then arrears of salary of March 2023 हम लिख देंगे not taxable in
previous year 23-24 if it was taxed earlier. Assuming it was taxed earlier लिख सकते हैं. Previous year 22-23 मार्च की सैलरी अभी मिल रही है, अरियर्स ऑफ सैलरी, तो देयरफॉर इसमें डैश कर देंगे हम लोग. यस, नहीं ना बेटा, अप्रैल से जनवरी गिनो कितने महीने होते हैं, ये तो मार्च है. हमारे इस साल के कितने महीने, इस साल के, वो मार्च की सैलरी है, वो पिछले साल की मार्च की सैलरी है जो पिछले साल नहीं मिली थी, इस साल मिल रही है. और इस साल के अप्रैल से जनवरी की सैलरी तो इसी साल की है ना. आप मंथ्स देखे ध्यान से, यहाँ 12 महीनों की बात नहीं, यहाँ 14 महीनों की बात हो रही है. ये साल के 12 महीने प्लस अगला अप्रैल प्लस पिछला मार्च. अगला अप्रैल दिया लेकिन पिछला मार्च छोड़ दिया, अज्यूमिंग वो पिछले साल टैक्सेबल था. अरियर्स ऑफ सैलरी. तो ये पूरी बात हो गई. अब रेंट फ्री अकोमोडेशन आ गया. रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन. इसका हम लोग पूरा डिटेल्ड कैलकुलेशन नोट नंबर 1 में बना लेंगे. रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, तो दिस वी विल डू नाउ. ये मेरी अकोमोडेशन की स्पेलिंग तो इतनी खराब हो गई. ओके, नोट नंबर 1 बनेगा इसका डिटेल में. लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, आपको गार्डनर फैसिलिटी है ना, फैसिलिटी ऑफ गार्डनर वुड बी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट. इट्स अ टैक्सेबल परक्विजिट. और इसका रिजिम से कोई फर्क नहीं पड़ता है. कितना है, 1000 इंटू 12, सिंपल 12,000. जो फर्नीचर एंड अप्लायंसेस है वो अकोमोडेशन के नोट में ही कवर हो जाएगा, फर्नीचर का पार्ट है. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल भी टैक्सेबल परक्विजिट है. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल भी टैक्सेबल परक्विजिट है, क्योंकि ये केस में वैसे तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, बट दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर. 4,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, 48,000. समझ रहे हो. देन अमाउंट स्पेंट ऑन रिफ्रेशर कोर्स, नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट, नॉन टैक्सेबल परक्विजिट हो गया. assuming it is for his लिखा ही है for his skill upgradation and related to his official work, तो फिर ये 50,000 नॉट टैक्सेबल रहेगा. सिमिलरली लास्ट पॉइंट है मेडिकल एक्सपेंसेस. ओके, नॉन टैक्सेबल as per proviso to section 17(2) as provided, the treatment was provided in a notified hospital, so वो भी टैक्सेबल नहीं है. तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू आएगा, सी द आंसर फॉर असेसमेंट ईयर 25, 26 एंड 24, 25 या बाकी चीजों का सेम रहेगा. अमेंडमेंट सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन में हुआ है थोड़ा सा, जो कि आपके केस में सारे 12 महीनों में 10% लेंगे, इनके केस में अलग अलग है, तो वो देखते हैं हम, उतना सा फर्क रहेगा. तो इसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी. वहां पे क्लोज नहीं करना है ना, ग्रॉस सैलरी, फिर उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a. मुझे तो ये वाले ईयर के हिसाब से ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम के बीच में कोई ऐसा फर्क नहीं दिख रहा है, बिकॉज
लीव एनकैशमेंट का एग्जेम्पशन वगैरह बहुत सारी चीजें जो है न्यू रिजिम में जो अलाउड नहीं है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एलटीसी का एग्जेम्पशन एक होता है सेक्शन 10(5) जो न्यू रिजिम में अलाउड नहीं है, वो भी नहीं है यहाँ पर। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन में फर्क है अभी आपके ईयर ऑनवर्ड्स, ये वाले ईयर में तो फर्क था भी नहीं, तो इट वुड नॉट हैव मेड एनी डिफरेंस बच्चे ने अगर रिजिम को इग्नोर भी किया होगा तो। ये वाले क्वेश्चन मीन दिस एग्जाम, आपके केस में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजिम में रहता तो क्या लेते थे 75,000 फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, तो वो एक फर्क आता था, बाकी तो कुछ नहीं। इससे फाइनली मिल जाता है नेट टैक्सेबल सैलरी अंडर दिस हेड। तो अब मेन काम यही बचा है, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यूएशन। सिंपल, पूरे बाकी पॉइंट समझ में आ गए आपको? हैव यू मिस्ड एनी इंफॉर्मेशन? जो फर्नीचर अप्लायंसेस वाला है उसको कंसीडर करेंगे अभी इसमें नोट में। सो इसका नोट बनेगा हमारा नोट नंबर 1। नाउ आई प्रिफर राइटिंग द आंसर लाइक दिस, आईसीआई के आंसर में हो सकता है यहीं पर उन लोग ने सॉल्व करके दे दिया उसको रिमार्क्स में। नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, सो यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 the amendment came into force from 1st September. So from the we have to calculate salary separately from, हमको सैलरी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सैलरी फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। अप्रैल टू अगस्त की जो सैलरी है उसका 15% था उस साल। ओके 24 नहीं 23 चल रहा है ना, अप्रैल टू अगस्त 2023, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट सैलरी फ्रॉम सितंबर 2023 टू मार्च 2024। उस साल ऐसा अलग अलग था। आपके केस में क्या चेंज होगा आप खुद ही मुझे बता दोगे इसके बाद में। अप्रैल टू अगस्त के केस में क्या क्या लेंगे हम लोग, चेंज किस चीज में है चेंज। अब यहां पर इस क्वेश्चन में उन्होंने ये दोनों चीज तो मंथली बेसिस पे कैलकुलेबल दी है, लीव एनकैशमेंट मंथली बेसिस पे नहीं है। लीव एनकैशमेंट लेकिन लेना है सैलरी में, है ना। उसके अलावा बाकी कोई ऐसा मॉनिटरी पेमेंट नहीं है जिसको कंसीडर करना है, इवन एडवांस सैलरी नहीं लेना है। तो लीव एनकैशमेंट को हमको कुछ तो मानना पड़ेगा, तो हम लोग उसको लेटर वाले पार्ट का मान लेंगे। ऑल्टरनेटिवली कोई स्टूडेंट उसको प्रोपोर्शनेट ले लेगा कि सर एक ऐसा मान लेते 10,000 पूरे साल का है तो पहले 5 महीने का इतना 5/12 और अगले 5 महीने अगले 7 महीने का। मैं मान रहा हूँ लीव एनकैशमेंट जनरली ईयर के एंड में कैलकुलेट किया जाता है, जो लीव्स बच गई उसका मिल जाता है। तो आई वुड टेक इट इन द सैलरी फ्रॉम सितंबर टू मार्च फॉर द कैलकुलेशन। एंड ये सिर्फ इनके लिए, आपको तो टेंशन नहीं है, आपको तो सारी सैलरी में पूरा ऐड करना है आपकी इनकम के हिसाब से। तो बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा बताइए, 35,000 था है ना, फॉर 5 मंथ्स बेसिक सैलरी प्लस डीए 35,000 इंटू 5 मंथ्स कितना होता है ये 1,75,000। डीए इज 1,75,000 इंटू 30% इंटू 54% डीए, ये सैलरी आ गई। मतलब इसमें ये ऐड करके फाइनल बता दीजिए। 2,03,350 आ रहा है ऐसा कुछ, 2,03,350। डीए का क्या किया हमने, बेसिक सैलरी जो आई उसका 30% लिया और उसका 54% इंक्लूड किया यहां पर एज गिवन इन द क्वेश्चन। सितंबर से मार्च की सैलरी में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, आप इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हो, बेसिक डी अलग अलग निकाल सकते हो खटाखट। क्या हो जाएगा, फरवरी में चेंज हो रहा है तो बेसिक सैलरी हो जाएगी 35,000 फॉर 5 मंथ्स प्लस 40,000 फॉर 2 मंथ्स, ये हो जाएगी बेसिक सैलरी। ये कितनी हो जाती है 2,55,000 है ना, प्लस डी हो जाता है ये 2,55,000 का 30% और उसका 54% प्लस वो 10,000 लीव सैलरी। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, दिस इज बेसिक सैलरी, दिस इज डीए, दिस इज लीव सैलरी, लीव एनकैशमेंट। तो और ये 255 इनका वैल्यू, इसका वैल्यू आया।
तो तीनों को ऐड करके बता रहे हो, 3,06,310। ओके, ये अलग अलग आ गया। नाउ हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा सेपरेटली फॉर अप्रैल टू अगस्त एंड फॉर सितंबर टू मार्च। इस साल में थोड़ा सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन होगा, बिकॉज इट इज एन अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन दिल्ली वेयर द पॉपुलेशन इज क्लियरली मोर देन द हाईएस्ट लैब। ओल्ड रेट्स के हिसाब से 25 लाख देखना था पहले के प्रोविजन। अब 40 लाख की पॉपुलेशन देखते 2011 के सेंसस के हिसाब से। दिल्ली के केस में दोनों में ज्यादा ही है। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, इधर लेंगे हम लोग 2,03,350 का 15%। पहले 15% का सिस्टम था, कितना होता है जरा बताइए? 2,03,350 का 15%, बोलिए 30,580, 502.5 है तो 503 कर देते हैं। और सितंबर टू मार्च का 3,06,310 इंटू 10%, ये तो मैं ही कर लेता हूँ, 30,631। ठीक है, ये आया आपको रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू। इसको ऐड कर लो तो आपको आ जाएगा टोटल, क्योंकि सैलरी के परसेंटेज से ही करना था, 61,134 रुपीज। इसमें ऐड कर लो वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सितंबर के पहले का है कि बाद का है। फर्नीचर तो साल भर के लिए प्रोवाइड किया है एंड 1.5 लाख रुपए का खरीदा था। हम लोग सीधा करेंगे 1.5 लाख इंटू 10% फॉर द फुल ईयर। कितना ऐड हो गया? 15,000। तो जो स्टूडेंट्स का एग्जाम था ये वाला, उनका आंसर ये आना चाहिए, 76,134 उनका वैल्यूएशन, राइट, 76,134, because there is no rent recovered, it is rent free. So this is the value of perquisite. This itself is the value of the perquisite. इसको आप, मैंने जो ऊपर ऐसा लिखा है उसको आप कॉलमनर में ही इंक्लूड कर सकते थे। अप्रैल टू अगस्त एंड सितंबर टू मार्च के कॉलम्स में बेसिक डीए इंक्लूड कर सकते थे। लीव एनकैशमेंट को हमने सेकंड वाले पार्ट में इंक्लूड किया, फर्स्ट में नहीं। तो 76,134। अब आप लोग मुझे बताइए, ये तो आंसर आ गया, क्लोज हो जाएगा अभी। लेकिन अगर आपका ईयर रहेगा, असेसमेंट ईयर 25-26 रहेगा, इसमें तो ऐसा कोई सितंबर में ब्रेकेज नहीं है, तो इसमें क्या करना है? सिंपल है, आपको पूरी सैलरी निकालना है। पूरी सैलरी आएगी, उसका 10% लेना है सिंपली। तो कितना आ रहा है? 5,09,616 टोटल सैलरी आ रही है फॉर दिस पर्पस। इसका 10% लेना है, तो ये वैल्यू आती थी आपकी 50,966 प्लस 15,000 आता था 65,966। दैट्स इट। नाउ वॉट एवर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 2019-20 रेंट फ्री वैल्यू और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज गिवन इज टू बी इग्नोर्ड, बिकॉज देखिए मैं आपको बुक में भी बता रहा हूं, हम लोग ने जहां पर ये वैल्यूएशन की बात किया था, देखिए इसमें पॉइंट नंबर एच में लिखा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, आपको बताया था। इसमें हमको बेस में फर्स्ट प्रीवियस ईयर लेना है, बट फर्स्ट प्रीवियस ईयर मीन्स द प्रीवियस ईयर 23-24 or the previous year in which the accommodation was provided to the employee, whichever is later. Means 1920 cannot be considered as the first previous year for comparing the value of perquisite. 1920 को कंसिडर मत करो। तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है इन्होंने, ये वाला है ना, 1920 का 19 में दिया था। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कोई यूज नहीं उसका यहाँ पर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इस साल तक के सिर्फ कैपिटल गेन के लिए यूजफुल थे। अब आपके साल ऑनवर्ड्स इसमें यूजफुल हो जाएंगे। मान लो ये आपके साल का इंफॉर्मेशन है, 25-26 का है असेसमेंट ईयर, और ये मान लो 23-24 प्रीवियस ईयर का बोला है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लो ये बोला है 48,000 था मान लो, तो आपको क्या करना है? फिर आपको चेक करना है 48,000 23-24 का वैल्यू इंटू अभी इस साल का 363 आया था ना कुछ,
अपन ने नेट पे देखा था इस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इंटू 363 अपॉन 348, 48,000 इंटू 363 अपॉन 348, ये जो भी वैल्यू आता था कितना आ रहा है ये 50,000। हाँ, तो वो इस पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता था, ये अमाउंट वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू दैट 50,069 जो आ रहा था। सो इतना ज्यादा नहीं लेते थे फिर। एंड इन्होंने रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन बोला है, ये ध्यान रखना, हम लोग फर्निश्ड का फर्निश्ड के साथ कंपैरिजन करें, और अगर अनफर्निश्ड का दिया रहता तो उसको अनफर्निश्ड के साथ में कंपैरिजन करते थे। लेकिन इस साल ये क्वेश्चन में कोई जरूरत है क्या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की? नहीं। 19-20 का कोई वैल्यू मैटर करता है? नहीं करता है। So 76,134 is their answer. Your answer would have been little bit different because आप यहां पर भी 10% ही लेते थे, तो उसके लिए आपके लिए सेंस नहीं बनता था कि आप ये अप्रैल अगस्त सितंबर मार्च अलग अलग कर लो। इज दैट क्लियर? तो खैर इनका आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। 76,134 इज दिस वैल्यू। बता दीजिए फिर ग्रॉस सैलरी कितनी आ जाती है? 7,45,134 ऐसी आ रही है क्या सबकी? टोटल माइनस 50,000 तो 6,95,134। अब क्वेश्चन में अगर सैलरी बोला है तो सिर्फ सैलरी निकाल के रुक जाना, जीटीआई टोटल इनकम मत निकालो, टैक्स मत कैलकुलेट करो, जितना बोला है उतना करने का, क्योंकि टाइम की वैसे ही बहुत कमी रहेगी। देखिए इतने देर से सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन किया, एक 4 मार्क का एक 6 मार्क का, और 1 घंटे से ज्यादा हम लोगों को लग गया है। और क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा था, ऑल्टरनेटिव भी बता रहा था, लेकिन एग्जाम में अगर 1 घंटे में 10 मार्क का करोगे, उस स्पीड से 3 घंटे में कितने मार्क का पेपर हो पाएगा जी? 30 मार्क का, पासिंग मार्क्स का भी नहीं। तो ऐसा इतना स्लो तो नहीं करेंगे एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखना है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस होल क्वेश्चन? 3A 6 मार्क्स का। तो आई वुड नॉट से वेरी इजी, क्योंकि कुछ तो भी ट्रिकी पॉइंट्स है जिसको देख करके बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बट डूएबल है अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। आपने एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन बुक में कहीं देखा है क्या? सेम एकदम ऐसा देखा है कहीं आपने कि फेब्रुवरी में सैलरी चेंज हो रही, डीए का 54% फॉर्मिंग पार्ट है, लीव एंड कैश में? नहीं है ऐसा। तो नया क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर भी आपको ये करते जमा। अभी तो यहां पर चलो मैं साथ में था, अदरवाइज भी जमता था, क्योंकि ये आप लोग ने कहीं ना कहीं प्रोविजंस को पढ़ा है। एग्जाम में कोई भी टाइप का क्वेश्चन बना के पूछे, यू शुड बी एबल टू टैकल इट। इज दैट ओके? सो ये 2 क्वेश्चंस हो गए, बाकी के क्वेश्चंस आगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तब में भी उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है?